ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਖੂਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੰਡੀਏ, ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एहतराम करिए। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मौसम है हमारे आसपास वो उफान पर है और वो है चमकीला का मौसम। तो शायद ही कोई हो ऐसा जिसने चमकीला देखी ना हो, और अगर देखी है तो उस पे लिखा ना हो या अपनी राय जाहिर ना की हो। मतलब it's become a national obsession since the time it was released। और फिर हैं उसके गाने जो आपने लिखे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक एंथम बनते जा रहे हैं और हर जगह पे बज रहे हैं। मैं हूँ पंजाब, या मैनू विदा करो, या नरम कालजा, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बाहर का तो मौसम ये है आपके अंदर का मौसम क्या है ये सब देखते हुए? ये सब देखते हुए अंदर के मौसम में वो जो पतझड़ थी एक वक्त पे, वहां बाहर आ गई, फूल खिल गए। वाह। एक मेहनत के बाद जब आपको और वो भी वैसी मेहनत जब थोड़ा डाउट हो आपको, जब आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये चीज पसंद आएगी, पता नहीं नहीं पसंद आएगी, और अचानक से आपको इतनी मोहब्बत मिल जाए कि आपकी झोली कम पड़ जाए, वाह। तो फिर इंसान नम हो जाता है। पंजाबी में जैसे कहते हैं कि वो सुन्न हो गया, वो लफ्ज काम नहीं आते वहां पे कोई इस तरह का एक्सप्रेशन काम नहीं आता जो लोगों को अपनी खुशी बयान करवा सके जी। या उनका शुक्रिया कर सके। बस सिर्फ शुक्र ही हो सकता है जी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप मलेरकोटला में बड़े हुए, पले बड़े, और पंजाबियत आपकी रगों में है, आप खुद पंजाबी हैं। तो चमकीला जब आप बड़े हो रहे थे 80s में, जब आप शायद टीनेजर थे, इस वक्त चमकीला, इसके गानों से, इसके लिरिक्स से आपका राब्ता हुआ होगा। तो उस वक्त एज अ टीनेजर आपने चमकीला को कैसे रिस्पॉन्ड किया? मतलब आपको कैसा लगा उस वक्त? और उसके बाद अब जब आपने लिखा है, आपको कहा गया कि आपको चमकीला की आवाज बनना है, तो उस वक्त आपने उनके अंदर जाकर उनको समझने की कैसे कोशिश की? आपका होमवर्क क्या रहा? आपका इनर वर्क क्या रहा? जी। चमकीला 80s में थे, और उस दौर में थे जब एक बच्चा अचानक से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसे पता चलता है कि जिंदगी इतनी ही नहीं है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, बस्ता उठाना है, स्कूल जाना है, आगे होमवर्क करना है, फिर दोस्तों के साथ खेलना है, खाना खाना है और सो जाना है, और अगले दिन फिर वही करना है। जी। जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है। मोहल्ले में और भी लोग रहते हैं, मोहल्ले में रहने वाले लोगों में कुछ खूबसूरत भी हैं, पड़ोस में भी कोई रहता है। जी। जब इस तरह की बातें पता चलने लगती हैं एक बच्चे को, वो धीरे धीरे टीन एज में पहुंच रहा होता है, तब उसकी वाकफियत होती है चमकीला के साथ। और चमकीला वो बातें कर रहा है जिन बातों के बारे में उस बच्चे की क्यूरियोसिटी है, उस टीनेजर की क्यूरियोसिटी है, जी। और वो अचानक से अच्छा लगने लगता है, और धीरे धीरे एक कहते हैं कि काइंड ऑफ एजुकेटर भी बन जाता है वो चमकीला ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। आपको भले पूरा समझ ना ना आए, पर एक आपको थोड़ी रोशनी जरूर हिंट देने लगता हिंट है। दे देता है। जहां तक कि चमकीला की आवाज बनने की बात आपने कही, जो आपके सवाल का दूसरा जी। हिस्सा था, वो ये कि मुझे लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना था कि मैं चमकीला जैसा लगूं पर चमकीला ना लगूं। मैं उसकी इंटरनल आवाज में बात करूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं चमकीला के लफ्जों में बात करूं। वाह। क्योंकि जब दिल में आप बात करते हैं तो कई बार आपके लफ्ज वो नहीं होते जो आप जबान से बाहर निकालते हैं। कई बार लफ्ज अपना रंग बदल लेते हैं दिल से जबान तक आते आते। तो वो जो इंटरनल उसकी एक
एक कह लीजिए रंगत है उस एहसासों की, उन एहसासों की, उन लफ्जों की, वो रंगत भी बरकरार रहे और वो मासेस तक, लोगों तक पहुंचे भी बात को, और ऐसा लगे भी कि ये चमकीला बोल रहा है और चमकीले की तरह बोल रहा है, ऐसा लगे भी ना। और ये एहसास हम सबको हुआ, मतलब ऐसा लगा कि ये चमकीला की आवाज है, पर उसमें ये भी लगा कि इरशाद कामिल भी शामिल है। जी जी। और ये आपने बाखूबी निभाया मेरे ख्याल से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका और देता हूँ कि क्या मैं बात को क्लियर करूँ तो ये वाइंड अप हो जाएगा सवाल आपका, मेरा आंसर भी वाइंड अप हो जाएगा। तू क्या जाने गाना है जी। तो उसमें अंतरे में एक जगह पे दो लाइनें आती हैं जहाँ पे ये जहाँ पे वो आता है ना, सच्चियां मोहब्बतां बुलंद करके हाँ। रखना पिटारी में तू बंद करके, उसके बाद जब वो रिपीट होता है, जीत लूं जमाने से मैं जंग करके, तुझ पे दुपट्टे वाला रंग करके, सूट से अपने मैं लूंगी मिला, रखना तुझे सीने पे अब मैंने। अब ये जो पे है ना, रखना तुझे सीने पे, सीने पे। ये में भी हो सकता था, रखना तुझे सीने में, राइट। पर पे इसको चमकीला बना देता है। दैट्स राइट। माय गॉड, कितनी बारीकी से देखो। या सीने पे पड़ी हुई चीज आपको एक और सेंसुअलिटी देती है, सीने में पड़ी हुई चीज आपको कहीं और लेके जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बतौर लिरिसिस्ट, क्योंकि आप खुद भी, मतलब आप खुद लिखते हैं, आप पोएट हैं और लिरिसिस्ट हैं, और फिर आप चमकीला के बारे में, आप उसकी आवाज बन रहे हैं, जो कि गाने लिखते हैं, मतलब उन्होंने बहुत तरह के गाने लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उनके सुने गए हैं वो हैं जो विच हैव अ सेक्सुअल एक्सप्लोजन इन देम, यू नो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप उनके पोइट्री के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? आपको क्या खूबसूरत लगता है उस चीज में? आपको क्या लगता है, आप रिलेट करते हैं या नहीं भी रिलेट करते? मुझे चमकीला के बारे में सबसे अच्छी बात लगती है उसका सच। हम्म। उसने जो कुछ लिखा, उसने झूठ तो नहीं लिखा। उसने जो कुछ कहा, वो उसने मनगढ़ंत नहीं कहा। बिल्कुल। अगर वो मनगढ़ंत नहीं है, अगर वो झूठ नहीं है, अगर वो सच है, तो सच में बुराई क्या है? He just had बुराई, the courage to speak the truth. या अगर उसने बात बोल दी है, जिस बात को आप दीवार के पीछे रख रहे हैं, उसने दीवार के उस तरफ झांक के आपको बता दिया इस दीवार के पीछे ये हो रहा है, तो चमकीला की क्या गलती है इसमें? बिल्कुल सही है। तो मुझे बतौर गीतकार उसका बहुत सत्कार है और मैं उस बड़े गीतकार की इज्जत करता हूँ, और ये चमकीला फिल्म भी एक बड़े गीतकार पे बनी हुई फिल्म। बिल्कुल। अच्छा, वहां से थोड़ा आगे चलते हैं। आप चंडीगढ़ की तरफ आए, आप बीएससी से, आप फिर आपने एमए, एम आई राइट, बीएससी से ही नहीं, आप मैं प्री इंजीनियरिंग में था। प्री इंजीनियरिंग में प्री थे। इंजीनियरिंग में मैं फेल हो गया था। उसके पीछे कुछ हुआ था ना कि आप शिमला चले गए थे? जी 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 जी। ये भी आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा, इंसिडेंट। वो ये था कि मेरे जब मैं 10वीं में था, जी। मैट्रिक में, तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए उस वक्त के हिसाब से। तो मेरे घर वालों को लगा मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ। तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, आ जाते थे, है ना। और वैसे भी कोई अभी वाला तो माहौल था नहीं, मैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, तो वहां वैसे ही नंबर आ जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप लिख दो। तो मुझे नॉन मेडिकल ले दिया उन्होंने कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो खैर मैंने एक साल किसी तरह से वहां काटा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं प्री इंजीनियरिंग में आया, मैं मैथ में फेल हो गया और फिजिक्स में फेल हो गया। ओके। तो दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब फेल हो गया तो आ, उसके बाद एक तैयारी उन दो पेपरों की दोबारा से करनी थी, रीपीर होती थी उन दिनों, है राइट ना। राइट राइट। तो उन पेपरों, तो मैंने अपने मदर को बोला कि मैं ना थोड़े दिन के लिए जरा घूम दोस्त जा आता रहे हैं, हूँ। घूम आता हूँ, थोड़ा दिमाग अच्छा फ्रेश हो जाएगा, तो फिर मैं पढ़ाई करूंगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये प्री इंजीनियरिंग से पहले की बात और है, उन्होंने थोड़ी देर। आपको 500 रुपए दिए? 500 रुपये मुझे उन्होंने दिया कि दोस्तों के साथ जा रहा है जी। और 4-5 दिन के लिए जा रहा है। तो हम चले तो गए। उसके बाद वो जो दोस्त थे उनको मैंने वापस भेज दिया, मैंने कहा मैं 1-2 दिन और लगा के आऊंगा। तो वो भी आ गए कि चलो
आ जाएगा। तो मेरे थोड़े जानने वाले भी थे वहां पे, मैं शिमला गया था, है ना, मेरी बहन थी वहां पे, मैंने कहा उससे भी मिलना है मुझे, तो ये करके आ गया। और मैंने शिमला में कुछ दिन अपनी बहन के पास रहा, बड़ी बहन के पास, और मैं लगातार 9 महीने घर नहीं शिमला आया। में रहा। हाँ, आपने वहां पे थिएटर किया। थिएटर किया मैंने, और फिर वहाँ पे बहुत बड़े थिएटर वाले आर्टिस्ट हैं वहाँ पे हिमाचल में थे, सुदर्शन गौड़ साहब, क्लॉडियस डीन साहब और एम्ब्रोज इसहाक साहब, तो उनके साथ मैं थिएटर करने लग गया। तो ऐसे और वक्त आपको का लगता पता है उस पीरियड ने, मैं ये भी पढ़ रही थी कहीं पे कि उस पीरियड ने एक एक डिसाइसिवली आपको अपने आप से रूबरू भी कराया कि आप एक्चुअली, आपकी इंक्लिनेशंस क्लियरली क्या है, कि आप लिखना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। मतलब मुझे ये पक्का पता चल गया था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करना चाहते हैं? कि लेकिन मैं वो नहीं पढ़ना चाहता जो मुझे पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है। मैं साइंस में मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए आर्ट और लिटरेचर है, ये मुझे जरूर पता चला चल उस गया। चीज से। और वो खोज होती है ना, जी। वो एक खोज जरूर शुरू हो गई थी, जरूर डिस्कवरी शुरू। जरूर शुरू हो गई। अच्छा, तो आप स्टडीज से गुजरे, आपने एमए हिंदी की और आपने फिर पीएचडी भी की जी 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 हिंदी पोइट्री में। उस दौरान, उसके बीच में आपने जर्नलिज्म भी किया, जी जी डिप्लोमा किया आपने जर्नलिज्म में, राइट और फिर आपने 2 अखबारों में काम किया, जी ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस में। जी लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जद्दोजहद शुरू हो गई थी कि ये आप कर रहे थे अपने परिवार को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन देने के लिए, खुश करने के लिए, कि राइट कि वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करो और कुछ ऐसा करो, और जब नौकरी मिल गई फिर तो वो बहुत ही मतलब शांत हो गए कि भाई नौकरी मिल गई है। लेकिन एक तरफ ये चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक शायर जो था वो अपने अंदर एक स्ट्रगल कर रहा था, शायद अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और ये कहने की हिम्मत करने के लिए कि मुझे प्लीज ये नहीं करना, मुझे वहां जाना है। इस ये कहना, ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन एक उस उम्र में एक रिबेलियन पैदा होता है एक इंसान के अंदर कि वो सप्रेस्ड फील कर रहा होता है, उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त एंग्स्ट होता है जी और एक गुस्सा भी होता है। जी। आपके साथ ये हुआ और आपने इसको कैसे हैंडल किया? मुझे अभी ये बात पिछले दिनों ही समझ में आई कि जब मैं उस उम्र का था, उस वक्त जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, वो असल में अच्छे बच्चे बनाने का इंस्टीट्यूट्स थी। वहां अच्छे बच्चे बनाए जाते थे। वहां नहीं, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे वक्त पे होमवर्क कर लेते हैं। तो अच्छे बच्चे बनाने की कोशिश थी, और शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं था या मैं नहीं बन पाया। तो वो जो मेरी कोशिश थी, जो पढ़ाई थी, जो जॉब्स थे मेरे, वो सिर्फ एक परमिशन के लिए थे। आपके अंदर गिल्ट भी था क्या कि मैं वो नहीं बन पा रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं बन पा रहा हूँ? मतलब माँ बाप अच्छा बच्चा बनने के तो मेरे अंदर वो पोटाश ही नहीं थी, वो मेटल ही नहीं था मेरे अंदर अच्छा बच्चा बनने आपके का। अंदर एक रेबल था। हाँ, मेरे अंदर वो था, मादा नहीं था मेरे अंदर अच्छा बच्चा बनने का। और मर्जी का बच्चा कह लीजिए, या उस वक्त के हिसाब से एक रेबेलियन कह लीजिए, या बुरा बच्चा कह लीजिए, वो मुझे बनने नहीं दिया जा रहा था, उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। मुझे सिर्फ इतना ही अच्छा बच्चा था मैं, इतना सा, कि मैं अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से एक अपनी मर्जी की राह पे, या कह लीजिए एक नॉन डिफाइंड रास्ते पे चलना चाह रहा था, उतना सा बुरा बनना चाह रहा था। पर उतना सा बुरा बनने की भी मुझे परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं थी। तो उस वजह से वो जद्दोजहद में जॉब्स भी हो गई और जिनको पढ़ाई भी हो आपने गई। एकदम से छोड़ा, और हाँ, लेकिन वो सप्रेशन जो था आपको तंग कर रहा था ना, ऑब्वियसली। जी तंग कर रहा था। इस दौर में शायद आपके पूरे परिवार में आपकी माँ ने आपका साथ दिया, उन्होंने जी आपको समझा। जी जी वो क्या कनेक्शन था आपको और उनकी, आपको सपोर्ट से? आपको क्या लगता है उन्होंने उनकी सपोर्ट ने आपको क्या दिया एज एन इंडिविजुअल?
एज एन इंडिविजुअल आई थिंक उसने एक इरशाद पैदा किया, एक इरशाद बना, और एक इरशाद जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था, उसने पैदा किए इंसान को बने हुए इरशाद के साथ जोड़ के कहा कि तुम अपनी पहचान ढूंढ। वाह। ये दिया उसने मुझे, वो हौसला दिया जिस हौसले के तहत मैं वो कर पाया जो मैं कर रहा हूं या जो मैं करना चाहता था या Okay. जहां मैं पहुंचना चाहता था। पैदा करना एक अलग चीज होती है, पैदा करने के बाद बच्चे को एक तरीके की तरबियत देना एक अलग चीज होती है। उस तरबियत में बच्चा बन रहा है या वो बच्चा वहीं सीमित होके रह गया है, उतना सा ही हो रहा है, उसको समझना भी एक कला होती है। एक माँ के लिए एक अहम बात होती है उसको समझ के ये हौसला देना कि जो तू बनना चाहता है वो बन जा। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सपोर्ट है ये। जी, उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी है। अभी तो मेरा ख्याल से पेरेंट्स काफी ओपन हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, बट तब के लिए मुझे लगा, और फैमिली टू फैमिली वेरी भी करता है कि बिल्कुल, कौन किस तरह से। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपका सप्रेशन चल रहा था, ये जो जद्दोजहद थी, आपने जॉर्डन के साथ काफी बार अपने आप को कनेक्ट भी किया है, राइट? राइट, मैं जॉर्डन के साथ, मुझे लगता है उस रॉकस्टार में मुझे लगा कि असल में जॉर्डन मैं ही हूँ। राइट। मैं वही, वो गाने गाता था, गिटार बजाता था, और वो घर वाले कहते थे कर क्या रहा है। उसी तरह से मैं भी लिखता था या कह लीजिए थिएटर करता था उस वक्त पे। जी। वो करता क्या है, अचानक से मैंने कहा मैंने बॉम्बे जाना है, तो मतलब ऐसे थोड़े होता है, बॉम्बे जाके हर एक इंसान आनंद बख्शी थोड़े बन जाता है। और वो सारी बातें मैं इतना रिलेट कर पाया उस करेक्टर के साथ। एक होता है ना, एक आदमी को मौका मिलता है अपनी भड़ास निकालने का। यस, मैं वहीं पे आ रही थी। इरशाद जी, उसमें जो भी गाने हैं, फिर से उड़ चला तो है ही, और बाकी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जैसे जो हम बात कर रहे थे ना, एनर्जी वाली, साडा हक इथे रख, जी मैं हर बार जब उस गाने को सुनती हूँ मुझे लगता है ये आम एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लिखा गया, ये किसी और जोन में जाके एक जो पूरा आपके अंदर कोई लावा है ना, वो फटा है, जी जी, और ये कोई बहुत बड़ा तूफान आपके अंदर था, वो निकला है। एम आई राइट? या ऑफ ये कोर्स। उसी से, उन्हीं दिनों से शायद इसका वास्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं दिनों से इसका वास्ता भी था। और असल में क्या है ना, आपके अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती रहती हैं, और कब इकट्ठी हो रही हैं और क्यों इकट्ठी हो रही हैं, कई बार आपको उसी वक्त नहीं पता चलता। यस। आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद अचानक से अंदाजा होता है, ओह मैं इस बात से परेशान था। अब आपको अगर पता चल गया कि मेरी परेशानी क्या है, उस परेशानी से आपको छुटकारा भी पाना है, और छुटकारा पाने का आपके पास एक तरीका भी है, तो आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हो उस चीज में। और वैसे भी जब मैं लिखने की कोशिश करता हूं, तो आप ये पता नहीं कहना कितना जायज है या कितना मैं इसको इस बात को सुनने वाले समझ पाएंगे या पहुंच पाएंगे, इन द सेंस ये बड़ी एम्बिगुअस सी बात है, इस वजह से कह रहा हूं। जब मैं लिखता हूं तो मैं रहता ही नहीं हूं, मैं कहीं और होता हूं। जब मैं कहीं और होता हूं तो मैं क्या होता हूं ये मुझे भी नहीं पता। वाओ। मैं इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में सुनना चाहती हूँ आपसे, कि जैसे आपको कहा गया कि गाना लिखो, ये मीटर है, ये कॉम्पोजिशन है, ये कैरेक्टर स्केच है, ये बैक स्टोरी है कैरेक्टर की, ये सारी तमाम डिटेल्स जो एक बतौर लिरिसिस्ट आपको दिमाग में रखने पड़ती हैं, और फिर आपने अपनी एक लिरिसिस्ट ने एक शायर को भी जिंदा रखना होता है उसमें। जी 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 जी। पूरा प्रोसेस, उसकी कैसे शुरुआत होती है, कहाँ शुरुआत होती है, और फिर आप उसको कैसे जीते चले जाते हैं, और फिर जब आप उसको डिलीवर करते हैं, ये थोड़ा सा और डिटेल में आप शेयर कर सकते हैं? आप तो गाना लिखने के सारे नुस्खे सीख लेंगी मुझसे और बता देंगी लोगों को। खैर डिटेल से मैं, मतलब ये एक हर हर बार तरीका नया होता है। ये आप, जैसे हर इंसान की मोहब्बत अपनी होती है, निजी होती है, बिल्कुल।
और वो सारी कहानी भी अलग होती है दूसरे से। किसी की मोहब्बत का तरीका किसी दूसरे की मोहब्बत के तरीके के साथ नहीं मिलता। वो जर्नी भी नहीं मिलती, वो किरदार भी नहीं मिलते, वो मोड़ भी नहीं मिलते, वो एहसास भी नहीं मिलते। अब होता क्या है, जब मैं गाना लिखने बैठता हूँ, अब हर एक सिचुएशन ना मुझे अलग तरीके से हॉन्ट करती है, और वो कई बार करती है, कई बार मैं ये अ, क्या कहते हैं उसको, मैं ओढ़ता हूं कि ये मुझे हॉन्ट कर रही है। इमेजिन करता है ऐसा, ये मैं उसे जीना जीना शुरू कर देता उसे है। जीना शुरू कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार तो मुझे वो रियलिटी में हॉन्ट करती है। कई बार रहते हैं ना कि एक आप फेक इमेजिनेशन में चली जाती हो, राइट? तो कई बार फेक इमेजिनेशन में भी चला जाता हूं मैं उस चीज के साथ। और सबसे सही मुझे लगता है वहां पे लिखा जाता है मुझसे, जब कोई छोटी मोटी चीज, कोई एक छोटी मोटी घटना, कोई छोटा मोटा किरदार, कोई छोटी मोटी एक कन्वर्सेशन अचानक से कहीं बैकग्राउंड से आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है। या और मुझे लगता है ओ, ये किरदार तो मैं कभी था, हम्म ये इंसिडेंट तो कभी मेरे साथ हुआ था, इस तरह से तो किसी लड़की से मैं नाराज हुआ था, इस तरह की मोहब्बत तो मुझे वहां ऐसे दिखाई दी थी कहीं की किसी जगह पे, या ये एक रेबेलियन, ये एक विरोध करने वाला लड़का तो मैंने वहां पे देखा था। समाज समाज से नाराज सा एक टीनेजर तो वहां मुझे मिला था। तो जब कहीं रिलेट कर जाती है तो वो एक बहुत सिंक्रनाइज कर जाती है एक ट्रुथ के साथ, रियलिटी के साथ रील सिंक कर जाती है, जी, और वो चीजें ठीक हो जाती ठीक हो है। जाती है। यहाँ पे एक सवाल है, आई आई होप मैं आपको ठीक से पूछ सकूं। एक शायर का दिमाग बहुत ही कलेक्टेड होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत खाली होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए बाहर के क्योस से। तो एक तरफ तो वो एक ऑलमोस्ट लाइक अ हर्मिट रहता है, दूसरी तरफ उसे, क्योंकि सारे तमाम एक्सपीरियंसेस तो उसके हो नहीं सकते, उसको आसपास की दुनिया से भी सहेज मतलब लेने पड़ते हैं, यस बोरो करने यस पड़ते हैं। डेफिनेट। क्या आप अपने आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शंस को कॉन्शियसली चूज करते हैं और कहीं पे रोक लगाते हैं कि भाई ये मुझे यहाँ इस तरफ जाना है, इन लोगों इस तरह के लोगों से मिलना है, और इस तरफ नहीं जाना मुझे, या इस तरफ के लोगों से नहीं मिलना क्योंकि ये अननेसेसरी शोर क्रिएट करेंगे मेरे जी अंदर? कुछ ऐसा है यहाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कुछ इस तरह के किरदार होते हैं जो आपको कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं। कुछ लोग इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है इसने अभी कुछ नहीं कहा है, जी मुझे और सुनना है। जी और आपकी मेंटेलिटी को मैं एक कोट पढ़ रहा था, मुझे अभी शायद उसके लिखने वाले का नाम याद नहीं आ रहा, पावलो कोहलो था शायद, उन्होंने लिखा फॉलो था। करेगा। हाँ, तो उनका कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई चीज आपको अपना सुकून देकर मिलती है तो आप बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं। यस। तो मैं कोशिश करता हूं मेरा जहनी सुकून ना कहीं, मतलब एक हद तक डिस्टर्ब मैं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन उससे आगे अगर हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा एक एक अपने सुकून से बाहर आना मुझे बहुत देर तक फिर वो परेशान कर देता है। परेशान करता है। तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे दिन उस छोटे से सुकून को वापस हासिल करने में लग जाते हैं। तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ उन लोगों से मिलना जो जी मुझे लगता है कि इनमें अननेसेसरी मुझे परेशान करने की ताकत है, या इनकी आदत है, जी। या उस तरह की घटनाओं पे, उस तरह की जगहों पे जाना जो अ, उतनी मुझे कह लीजिए सुकून प्लेजेंट, नहीं दे सुकून नहीं सकते। दे सकती, प्लेजेंट नहीं लगती। मैं करता हूँ, चूज करता हूँ, जी और जितना इस चीज को ऑब्जेक्टिवली हो पाए, इस डिवीजन को उतना ऑब्जेक्टिवली करने जी की कोशिश करता हूँ। जी।
सो हम सुकून की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि आपको वक्त लगता है वापस अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड में आने में आने के लिए। जिसमें कियोस ना हो, जी। जिसमें जो और मैं ऑब्जेक्टिवली चूज करता हूँ वो, जी बहुत ऑब्जेक्टिव रहता हूँ मैं। ऐसा भी नहीं चाहता कि उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहूं कि मेरा सुकून ना जाए, और मैं बिल्कुल ही उन लोगों से ना मिलूं जो मुझे परेशान करने की जी कुव्वत रखते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे हाथ से कुछ छीने। तो जितना ऑब्जेक्टिवली अवॉइड किया जा सकता है उतना अवॉइड किया जाए, जितना मिलने की गुंजाइश है मुझ में। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सुकून की गुंजाइश की बात कर रहा हूं, जितनी गुंजाइश है उतना मिल लिया जाए। इसी से रिलेटेड मुझे एक और सवाल पूछना है। हमारे तमाम रिश्ते होते हैं, प्रोफेशनल, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड देन वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप्स, आवर Right. ओन इमीडिएट फैमिली। इन रिश्तों को आप कैसे संभालते हैं? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने माइंड स्पेस में बहुत ज्यादा रहता है, वो अपनी दुनिया में ज्यादा रहता है। जी। अब अपनी बाहरी रिश्तों को और फिर अपनी जो आपकी तरबियत है, जो आपकी एक नेचर है, अपनी सेंसिटिविटी है, उसको कायम रखना है साथ में। और फिर ऐसे लोगों से, कट थ्रोट लोगों से मिलना है, प्रोफेशनली खास करके। और आए दिन कुछ ना कुछ हर तरह के लोग मिलते हैं। आप रिश्तों को कैसे संभालते हैं? आपने क्या सीखा? आपको जिंदगी ने क्या सिखाया है रिश्तों को संभालने के बारे में? अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूं, तू दीवार मत बना। हम्म। रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी, रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी, घर में ही जोड़ तोड़ की सरकार मत बना। तो मुझे जो सिखाया है वो ये, एक वक्त तक मैं सबको खुश करने की कोशिश करता रहा हूँ। जी। जी। कब तक? अब ये वो एक कोई ऐसा दिन नहीं होता कि इस तारीख तक, पर एक पर वक्त कुछ तक सालों तक आप करते रहे। बहुत देर तक करता रहा, सबको खुश करने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन मुझे अचानक लगा कि सबको खुश करने की कोशिश में तो खुदा भी कामयाब नहीं हुआ, सच है। तो मैं कौन हूं? बिल्कुल। तो मैंने सबको खुश करना छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि जो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे रुकेगा। जानता है, पहचानता है, वो मेरे साथ रह जाएगा, रुक जाएगा। जो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता, उसको साथ रख के करना भी क्या है? सच है। तो मैं अपने आप से थोड़ा रिहा हो गया। और उन रिश्तों से भी रिहा हो गए जो। बिल्कुल, अपने आप से रिहा हुआ तो रिश्तों से भी रिहा हो गया। जी। आपने घर की बात की। आप ट्रैवल करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप बहुत घर से बाहर रहते हैं। जी जी। लेकिन जब कोई बोले घर, तो आपके जहन में क्या विजुअल्स आते हैं? क्या महसूस होता है आपको? क्या ऐसी चीजें एकदम से सामने फूट पड़ती हैं आपके? मुझे लगता है घर का मतलब ये होता है जहां आप किसी फिल्टर के साथ नहीं रह रहे हैं, जहां आपको कोई जज नहीं कर रहा है, जी। जहां आप वो इरशाद कामिल नहीं हैं, या जो भी आप हैं ना, वो किरदार नहीं है जो बाकी लोग जिस तरह से आपको देख रहे हैं। हम्म। आप फ्रीली घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, और आप अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। मुझे वो विदाउट जजमेंट का एक, ये कहते हैं ना, स्पेस। स्पेस लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगती है मुझे। उस मैग्नेटिक फील्ड में मुझे एक अलग इंटरनल ब्लू कलर, बता रहा हूं मैं आपको, ब्लू सी मुझे इंटरनल रोशनी दिखाई देती है। या राइट। मेरे लिए घर बड़ी बात है, या बड़ी बात है मेरे लिए घर। मैं इसको अगर मैं समझा पाऊं, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट आई फील के if you are not happy at home, then you can't देन यू कांट ऑपरेट एनीवेयर। anywhere, you can't be। इस मामले में आप बहुत लकी रहे हैं, टचवुड। जी आपकी जो जीवन साथी हैं तस्वीर, जी वो शायद आपको थिएटर के दिनों में आपसे मिली थी, चंडीगढ़ में ही मिली थी, आपकी मुलाकात हुई थी। जी जी। उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको छुई थी, मतलब उस वक्त, और आज भी छूती है?
हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं। मैं अक्सर ये बात उसको कहता हूँ कि मुझे नहीं पता तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगती है, और यकीन मानो कि जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके बारे में क्रिटिकल हो जाऊंगा। सच है। तो मुझे नहीं पता, शायद यही चीज हमें उस तरह से जोड़े हुए है, और यही पता लगाना भी क्यों है। और यही तो शायद प्यार है, मतलब कि बेवजह आपको कोई हाँ बस यूं ही अच्छा लगता हो। वजह जी, होगी तो फिर वो वजह खत्म भी हो सकती है, और फिर क्या रह हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिंदगी में अगर हम ये पूछें कि सबसे खूबसूरत पल अगर आपकी जिंदगी में जो भी हुए हैं, आप उनमें से कुछ शेयर कर सकते हैं? जो सबसे खूबसूरत पल जब आपको लगा हो कि भाई मैं अंदर से जग गया, अंदर से रोशनी मेरे आ गई। राइट, मैं मेरी पूरी जिंदगी खूबसूरत है, यकीन मानिए। या हाँ, आप बहुत लकी हैं। सच में मैं शुक्र करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ मालिक का कि वो रोज मुझे कुछ इस तरह की कह लीजिए एक हिदायत दे देता है, कुछ इस तरह का इशारा दे देता है जिससे मुझे ऐसा एहसास होता है कि अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो कोई चीज अपने बारे में हो, वो कोई चीज अपने प्रोफेशन के बारे में हो, वो कोई चीज अपने घर के बारे में हो, अपने लोगों के बारे में हो। तो वो जब आपको कुछ नई चीज पता चलती है ना, तो आपको खुशी होती है। जब आप किसी नई चीज को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। वो कोई मंजर हो, वो कोई ऐसी लाइन हो जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल की लिखी हुई है किसी ने, आपको कहीं या आपने लिखी हो वो लाइन। तो मुझे लगता है मैं रोज ही उस जोन में रहता हूँ। एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इसके लिए, मालिक का भी और उन लोगों का भी जो मेरे आसपास रहते हैं, जो उस तरह का माहौल बनाए रखते हैं। ये जो स्टेट ऑफ माइंड आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है ये आप जितना सरल सरल तरीके से बता रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत सॉलिड एक आपने एथिकल डिसीजन ले रखा है, एक स्पिरिचुअल डिसीजन ले रखा है, आप उसको लेके चल रहे हैं मेरे ख्याल से। वो क्या है? क्योंकि हर चीज में मैजिक देख पाना, हर चीज में मिरेकल देख पाना, हर चीज में खुशी छू लेना, और हर रोज ही ये कहना कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है। ये आपके हिसाब से क्या है, कहाँ से आई है? इस जैसे पे आप काम कर रहे होते हैं कॉन्शियसली? नहीं, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्शियसली काम भी कर रहा कर हूँ। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कॉन्शियसली काम मैं इस वजह से, जैसे एक वक्त तक मुझे, जैसा मैंने रिश्तों के बारे में बात की, एक वक्त तक मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे चीजें आ रही हैं, और फिर एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये जो दूसरी स्टेटमेंट थी, इसने मुझे ज्यादा जिंदा कर दिया। यस। जब आप एक्चुअली जानने लगते हैं तो आपको जान पड़ता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। हाँ, वो चीज ने थोड़ा सा मुझे ऐसा कर दिया कि मैं अब हर एक चीज को ना थोड़ा सा वंडर में लेता हूँ। अरे अच्छा, ऐसा हो गया, अरे मुझे नहीं पता था ये चीज इस तरह से होती है ना। तो वो एक, मैं कहीं बात कर रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, पृथ्वी थिएटर जी। बॉम्बे में ही बात चल रही थी, तो कुछ ऐसे ही कुछ दोस्त कह लीजिए, या फैन कह लीजिए, या चाहने वाले कह लीजिए, वो इकट्ठे थे और वो बात करना चाह रहे थे कि हम कैसे गीतकारी करें, या कुछ इस तरह की बातचीत हो रही थी, कैसे बढ़ें इस लाइन में। और मैंने कहा तुम में से कितने लोगों को गीत लिखने आते हैं? तो जितने लोग थे उनमें से ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे थे कि हम गीत। मैंने कहा आपको पक्का पता है कि गीत लिखने आते हैं आपको? उन्होंने कहा हाँ, हम लिखते हैं, गीत लिख लेते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आते। हम्म। वो अचानक से सोच में पड़ गए। या मैंने उनको सोच में पड़ने के लिए ही ये ये स्टेटमेंट कहा बोली था। थी, कि अगर आपको लगता है कि आपको आ गया, तो फिर शायद वो जो वोकेबलरी ने हमें बहुत कमाल का शब्द दिया हुआ है सीखना, वो आपने छोड़ दिया। दैट्स राइट। इसी से मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। आप इतने सालों से 2005 से
प्रोफेशनली आप एक लिरिसिस्ट हैं, आप लिखते जा रहे हैं, अपनी शायरी भी लिखते हैं, आपने किताबें निकाली हैं और इसके अलावा लेकिन आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं। अब फिल्मों में एक लिमिटेशन है, हर फिल्म में ऑलमोस्ट सिमिलर एक सिचुएशंस होती हैं, सिमिलर डिमांड्स होती हैं, सिमिलर डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। राइट। अब चैलेंज ये है कि एक लिरिसिस्ट एक नयापन कैसे लेके आए, जी, इसके लिए आप कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? मैं ना डिस्कशन बहुत मेरे लिए मैटर करता है जब मैं कोई गाना लिखता हूँ, कोई भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो उसने सिचुएशन सोची हुई है या जिस एंगल से सिचुएशन सोची हुई है उसका थोड़ा सा एंगल बदलूं। जो मुझ पे थोड़ा फेथ करते हैं, मैं उन डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें एंगल बदलने से क्या होता है, मेरा जाविया बदल जाता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने गाना लिखना है पहली मोहब्बत पे। जी। अब ये देखा और मोहब्बत हो गई, इतनी बार सिचुएशन आती रहती है, और आप क्या करोगे, देखा मोहब्बत हो गई, क्या लिखोगे आप, हैं? अब इसका कैसे एंगल बदला जाए? क्या तुम्हें देखा मोहब्बत हो गई, ये बात हम नहीं कहते, हम ये बात कहते हैं कि मोहब्बत एक एहसास है, और वो क्या है किसी को नहीं पता, और ज्यादातर जब किसी को हो रहा होता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड बंदा होता है ना। और कंफ्यूजन ऐसी स्टेट है जिससे सारे लोग रिलेट करते हैं, तो लेट्स मेक इट अ सॉन्ग कंफ्यूजन ऑफ कंफ्यूजन अबाउट लव। एब्सोल्युटली। तो अब ये वो जो सिचुएशन है जो बार बार हम सुन चुके हैं, वो सिचुएशन से थोड़ी अलग सिचुएशन हो गई। तब क्योंकि आपने एग्री किया है इस बात पे कि हम इसको कंफ्यूजन वाली स्टेट पे लेके जाएंगे, तो शायद मुझे भी 2 लाइनें लिखने का मौका मिल जाए। वो आपका जो सेट थॉट ऑफ पैटर्न है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा उसको बोल दिया है कि आप इसको रिकंसिडर कर लो। राइट। एक बात। दूसरी बात ये होती है, आपने मान लीजिए पहली मोहब्बत पे ही लिखना है, पहली मोहब्बत पे ही लिखना है, और एक गाना आप लिख चुके हैं और दोबारा आपने फिर से वो उसी पे मोहब्बत पे लिखना है। जी। तो अब अगर सामने वाला वो सिचुएशन नहीं बदल रहा है, तो आप क्या बदलने वाले हैं उसमें? आप भी तो कुछ बदलेंगे ना। राइट। तो वो आपके पास क्या है, क्या बदलने वाले हैं? तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप किरदार की एज के साथ खेलने की कोशिश करते हैं एज के साथ कि ओके, ये 20-21 साल का है तो ये इस तरह की बात करेगा। राइट। अगर ये 30-32 साल का है तो इस तरह की बात करेगा। जी। तो क्योंकि हमारी मैच्योरिटी हमारी एज के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है, बिल्कुल। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा ये भी सोच हो जाती है साथ। तो आप खुद ही आपको उस मौके पे टूल्स तलाश करने पड़ते हैं। जी। ऐसे कोई सेट टूल्स नहीं। राइट। आपने डायरेक्टर की बात की तो मैं आई एम टेम्पटेड टू गो बैक टू योर फर्स्ट मीटिंग विद इम्तियाज अली। इम्तियाज अली क्यों? बिकॉज वैसे तो आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, पर समहाउ जैसे कि हमारी शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि मैंने आपको इम्तियाज बोल दिया। जी। ये एक्चुअली सच है कि जब भी हम इम्तियाज अली को सोचते हैं तो इरशाद कामिल और ए आर रहमान और इवन मोहित चौहान ये सब जहन में उतरते हैं। तो आपकी जो पहली मुलाकात हुई थी इम्तियाज अली के साथ, संदेश शांडिल्या ने आपको मिलाया था 2005 या 6 में सोचा ना था के लिए। जी जी जी। वो मीटिंग का जो मंजर था ना, वो आप एक बार फिर से शेयर कीजिए। मंजर तो इस तरह से था कि संदेश भाई को मैं इम्प्रेस कर चुका था अपनी पोएट्री से और वो अपनी महबूबा को। जी जी जी। तो वो तीर चल गया था मेरा। अब उन्होंने मुझे कहा कि एक डायरेक्टर हैं, आप ये नंबर है, आप फोन कर लो, और वो हम काम करने वाले हैं इकट्ठे, अगर बात बन गई तो मैंने फोन किया था कि मैं ऐसे ऐसे इरशाद कामिल बोल रहा हूँ, संदेश भाई ने, संदेश शांडिल्य ने नंबर दिया है और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इम्तियाज जहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने कहा कि इरशाद ऐसा है यार, वो बारिशों के दिन थे कि बारिश हो रही है और इस वक्त मेरे घर के बाहर पानी बहुत खड़ा हुआ है, तो हम आज तो नहीं मिल सकते,
1-2 दिन में पानी थोड़ा उतरेगा या बारिश रुकेगी, थमेगी, तो हम मिलेंगे और बात करेंगे। राइट। फिर 2-1 दिन के बाद मैंने जब बारिश, क्योंकि बॉम्बे की बरसात ऐसी होती है 2-2 3-3 दिन चलती रहती है। जब थोड़ी थम गई, मुझे लगा कि चीजें ठीक हो गई, देन अगेन आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि मैं मिलना चाहता हूँ, पिछली बार अपनी बात हुई थी। उसने कहा हाँ आ जाओ, तो मैं चला गया उसके घर। तो मुझे लगा कि फिर से मुझे कुछ सुनाना है और फिर ये मुझे जज करेंगे किस तरह से होगा। तो खैर मैंने सुनाया भी, लेकिन अपनी चीजें सुनाने के अलावा बातचीत इस तरह से शुरू हो गई कि कौन कौन से पोएट्स पसंद हैं, कौन कौन सी गजलें सुनते हो या पढ़ी हैं, या किसको ज्यादा तो वो भी अपने तरीके से थोड़ा सा तैयार शायद मेरे लिए था, या वैसे ही तैयार एक है बतौर किरदार ही। मैं भी अपने तरीके से तैयार था, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे अचानक से मिल गए और वहां से फिर साथ चलने लगे। इशा जी, बातें तो इतनी सारी हैं आपसे, मेरे ख्याल से आपसे गुफ्तगू तो बहुत लंबी चलती है हमेशा ही, और हम हमेशा अपना टाइम क्रॉस कर जाते हैं। मैं अभी वाइंड अप करने के लिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी जी। इतना सक्सेस आपको मिल रहा है, आपने सक्सेस को चखा है, बहुत स्ट्रगल भी रही, उस वक्त आपके जो जुनून है आपको होल्ड करके रखा और आप बहुत चीजों से गुजरे बिफोर यू एक्चुअली हैड योर डेब्यू, और अब मुझे लगता है फिल्म दर फिल्म आप अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट भी करते जा रहे हैं, और आई एम श्योर क्योंकि आप अपने आप पे नजर रखते हैं तो इवॉल्व भी हो रहे हैं एज बतौर शायर और बतौर लिरिसिस्ट, और वो दिख भी रहा है क्योंकि आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। लेकिन हर बार एक काम और फिर सक्सेस, फिर काम, फिर एक और बड़ा सक्सेस, ये जो प्रोसेस है कभी कभी ये भी एक तरह से स्टैग्नेंट हो सकता है। तो क्या कभी ऐसा सवाल आपके सामने आके खड़ा होता है कि ठीक है सक्सेस है, ओके व्हाट नेक्स्ट, मैं जिंदगी अगले एक दिन से दूसरे दिन तक एक एंथुजियाज्म के साथ क्या सोच के जाऊं, मतलब ये सवाल उभरते हैं आपके सामने, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ? हाँ, नहीं उभरता। ओके। वो इसलिए कि सक्सेस एक ऐसी चीज है कि अगर आपने मान लिया ना आप सक्सेसफुल हो, तभी आप सक्सेसफुल हो, और मैं मानता ही नहीं। बहुत खूबसूरत। मैं मानता ही नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि जो मैं काम कर रहा हूँ जी, वो काम है ही नहीं, राइट, वो तो मेरी हॉबी है। या अब अगर खेलना मेरी हॉबी है तो मैं खेलने से कैसे थकूंगा? अगर लिखना मेरी हॉबी है तो मैं लिखने से कैसे थकूंगा? मैं नहीं थकता हूँ, बल्कि मुझे काम और फ्रेश कर देता है। रही बात के नए एक्सपेरिमेंट्स की, वो शायद कुछ डायरेक्टर्स को या कुछ लोगों को मुझ पे थोड़ा फेथ हो गया है, वो थोड़ा सा मुझे स्पेस दे देते हैं कि ओके चलो, या उनको लगता है कि एक जिम्मेदार राइटर है तो इसको भी पता है कि कहाँ तक जाया जा सकता है। तो मैं अपने ही स्पेस में अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ खेल पाऊं तो मैं खेल लेता हूँ वहां पे। चलिए, उम्मीद करते हैं इशा जी के आपको हमेशा नए नए प्लेग्राउंड्स मिले खेलने के लिए, जी, और अपनी जो लिमिट्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए। मेरे ख्याल से यही सबसे खूबसूरत तरीका है जीने का, और मेरे ख्याल से आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है ही। जी, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इशा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, और सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।